आज की इस वीडियो में हम आपको विषम पोषण के बारे में बताएंगे और मनुष्य में पाचन क्रिया के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। जैसा कि कल हमने आपको स्वपोषण के बारे में बताया था कि वे सभी जीवधारी जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से संयोग करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और यही ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है जो विभिन्न पोषण स्तरों में पहुंचता है। इन्हीं पोषण स्तरों में को जब हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं तो उसी में विषम पोषण आता है। विषम पोषण का मतलब होता है हेटेरोट्रॉपिक, अर्थात वे सभी जीवधारी जो अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, अर्थात जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, वे सभी जीवधारी अपना भोजन दूसरे जीवधारियों से प्राप्त करते हैं। तो जो दूसरे जीवधारियों से प्राप्त करने वाले जीवधारी होते हैं उन्हें हम विषम पोषी कहते हैं और पोषण की इस प्रक्रिया को विषम पोषण कहते हैं। यहाँ पर विषम पोषण के बारे में हम विभिन्न प्रकार के एक कोशिकी से लेकर के बहुकोशिकीय जंतुओं के बारे में आपको बताते हैं। यूनिसेलुलर जो एनिमल्स हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, ये सब यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं। इनमें जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो शरीर के विभिन्न प्रकार के सतहों के माध्यम से होती है, जिसमें कोई किसी में छोटे छोटे उत्पाद बनते हैं, किसी में छोटे छोटे सीढ़िया पाए जाते हैं तथा किन्हीं में जो है शरीर की सतह से भोजन को ग्रहण करते हैं। ये भोजन को ग्रहण करके खाद्य धानी में डालते हैं और खाद्य धानी में भोजन का पाचन होता है। आपको हम ये बता दें कि भोजन का जो पाचन होता है वो सभी जीवधारियों में, सभी जंतुओं में लगभग वही प्रक्रिया है, अर्थात भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के माध्यम से कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइमों के द्वारा होती है। जैसा कि उच्च कोटि के जंतुओं में होता है, जीवधारियों में होता है, उसी प्रकार से निम्न कोटि के जीवधारियों में भी ये सभी प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। आइए हम मनुष्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि मनुष्य आप जानते हैं सर्वाहारी, अर्थात शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। शाकाहारी ऐसे जीवधारियों को कहा जाता है जो मुख्य रूप से पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात जो मुख्य रूप से पत्तियों, चारों के रूप में या फलों के रूप में अपना निर्वाह करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं शाकाहारी। और जो दूसरे जंतुओं को मार कर खाते हैं या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उन्हें कहते हैं हम परपोषी और इन्हें मृतोपजीवी की श्रेणी में रखा गया है। यदि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य सर्वाहारी है, अर्थात वह सभी प्रकार के यानी शाकाहारी और मांसाहारी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। अतः मनुष्य के पाचन के लिए एक बहुत बड़ी आहार नाल होती है। उस आहार नाल में भोजन का पाचन मुख गुहा से लेकर के बड़ी आंत तक होता है। यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा पाचन को परिभाषित करें तो आपको पाचन यानी कि डाइजेशन, हेटेरोट्रॉपिक डाइजेशन। तो इस प्रकार से डाइजेशन को यदि देखा जाए
तो पाचन एक जटिल प्रक्रिया है और पाचन की क्रिया मनुष्य के आहार नाल में लगभग 3 से 5 घंटे में होती है। सबसे पहले यदि पाचन को देखा जाए तो पाचन प्रत्येक जीवधारी द्वारा लिए गए ठोस एवं जटिल कार्बनिक पदार्थों को भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा सरल एवं तरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज करना यानी बदलना, जिसे हमारी कोशिकाएं आसानी से ग्रहण कर लेती हैं, उसे पाचन कहते हैं। अब इसमें भौतिक क्रिया जैसे भोजन को चबाना, भोजन को अंदर ले जाना, प्रमाण कुंचन गति का होना, रासायनिक क्रिया विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स और एंजाइम्स हैं वो जो है क्रिया करके भोज्य पदार्थों से उनको सरल और अधिक जो है पचने योग्य बनाते हैं। और इसी प्रकार से ये जो पाचन जब हमारे शरीर में होता है तो वही जो पचित पदार्थ होता है उसको जो है छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किया जाता है और शेष जो अपच होता है उसे जो है उसका बहिक्षेपण कर दिया जाता है। तो इसको हम पाचन की क्रिया को यदि देखें तो ये आहार नाल में पूरा होता है और यदि आहार नाल से हम लेकर के चलते हैं तो पहले होगा भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन के अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि जिस विधि से हम भोजन को अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले भोजन को मुख गुहा में ले जाया जाता है। मुख गुहा में दांत जो होते हैं भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। क्योंकि मनुष्य में अनेकों प्रकार के दांत होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए मनुष्य को हेटेरोदंती कहा जाता है, यानी विषमदंती कहते हैं। समदंती नहीं कहते हैं। समदंती का मतलब जिसमें एक ही प्रकार के दांत होते हैं। तो कौन कौन से दांत होते हैं? 4 प्रकार के। पहला कृंतक, दूसरा रदनक और तीसरा अग्रचवर्णक और चौथा चवर्णक, जिन्हें हम कहते हैं इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। इसमें जो कृंतक हैं वो काटने का काम करते हैं। जैसे आप सेव खाते हैं तो पहले काटते हैं, भोजन लेते हैं तो उसको काटते हैं, तो ये काटने का कृंतक। रदनक जो होते हैं चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इसलिए जो इंसाइजर होते हैं या जो है आप कह सकते हैं जिन्हें कैनाइन्स बोलते हैं, ये दोनों जो है कुल मिलाकर चीर फाड़ का काम करते हैं। साथ जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें ये ज़्यादा विकसित होते हैं और चूहे में तो बहुत ही ज़्यादा विकसित होते हैं, इसीलिए चूहा ज़्यादा कुतरने का कार्य करता है। इसके बाद आता है प्रीमोलर और मोलर, यानी अग्रचवर्णक और चवर्णक, जो भोजन को मुख्य रूप से पीसने का कार्य करते हैं। यहाँ पर जब भोजन को चबाते हैं तो भोजन में लार मिलती है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम्स होता है जो मंड का पाचन करता है और उसे जो है शर्करा में चेंज करता है, शुगर में चेंज करता है। इसके बाद जब भोजन नम और चिकना हो जाता है, यानी उसमें लार मिल जाती है। लार में जो है मैंने आपको बताया ही टाइलिन नामक एंजाइम्स होता है जो मंड का पाचन करता है तथा शुगर में चेंज करता है। और जब भोजन नम और चिकना हो जाता है तब इसके बाद जो है भोजन आसानी से धीरे धीरे हमारे आहार नाल में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? आहार नाल के आमाशय में पहुंचता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि भोजन जब आमाशय में पहुंचता है तो जैसे ही आमाशय में पहुंचता है, क्योंकि लार जो होती है वो क्षारीय होती है, इसलिए जैसे ही आमाशय में जाता है यहाँ से सबसे पहले गैस्ट्रिन नामक एक हार्मोन्स होता है और ये गैस्ट्रिन हार्मोन्स सबसे पहले जठर ग्रंथियों यानी कि आमाशय में जो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है और इस जठर रस में HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहते हैं। ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, इसका मुख्य कार्य होता है भोजन के साथ जो गए हुए मुख्य रूप से हार्ड मटेरियल्स होते हैं
यानी कि कठोर जो पदार्थ होते हैं उनको ये गलाने का कार्य करता है। साथ ही साथ जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु होते हैं उनको जो है नष्ट करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और साथ ही साथ जो है भोजन को सड़ने से बचाता है। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहते हैं। अब ये HCl का जैसे ही ये भोजन में मिलता है और भोजन में के साथ आए हुए जो हार्ड मटेरियल हैं वो धीरे धीरे जो है गलने लगते हैं। इसी समय यहाँ पर प्रोरेनिन और रेनिन होता है, ये दोनों निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। जैसे HCl पहुंचता है ये सक्रिय हो जाते हैं और प्रोरेनिन रेनिन में तथा प्रोपेप्सिन पेप्सिन में चेंज होता है। रेनिन जो होता है ये दूध के साथ जो दूध में केसिन प्रोटीन होती है उसको जो उसका पाचन करता है तथा पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है अर्थात प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद आमाशय से आमाशयिक रस निकलता है और ये आमाशयिक रस में जो है मुख्य रूप से आमाशयिक एमाइलेज, आमाशयिक लाइपेज तथा पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन पाचक एंजाइम्स होते हैं। एमाइलेज ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है और जब इनका पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है तब इसके बाद भोजन जो है आमाशय से धीरे धीरे अग्नाशय में पहुंचता है। लेकिन अग्नाशय में पहुंचने से पहले हमारे जो लीवर है यानी यकृत है उससे पित्त रस निकलता है और पित्त रस जो है भोजन में मिलता है। पित्त रस जो होता है, देखिए भोजन यहाँ पर आपका अम्लीय हो गया क्योंकि HCl मिला। अब HCl मिलने के बाद पुनः उसे जो है क्षारीय करने के लिए पित्त रस निकलता है और भोजन में मिलता है। पित्त रस देखने में हल्का पीला होता है क्योंकि उसमें बाइलोरुबिन और बाइलोबर्लिन ये दोनों जो है पाए जाते हैं क्षारीय पदार्थ, जिससे जो है ये पीला दिखाई देता है। अब इसके बाद जब इसमें पित्त रस मिल जाता है तो पित्त रस जो है वसा का इमल्सीकरण करता है। हालांकि आपको ये बता दें पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम्स नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है। अब जब ये पाचन में भूमिका कैसे निभाता है तो ये जो है वसा का इमल्सीकरण कर देता है, वसा का पायसीकरण कर देता है, जिससे वसा का आसानी से पाचन हो जाता है। और जब वसा का पाचन होता है तो उसमें लाइपेज जो होता है उसको पूर्ण रूप से विखंडित करके उसका पाचन करता है और पाचन करने के बाद उसे ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इस प्रकार से अग्नाशयिक लाइपेज, अग्नाशयिक एमाइलेज तथा ट्रिप्सिन ये एंजाइम्स क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन करते हैं और इसके बाद भोजन हमारा छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत वलयित अवस्था में होती है जिसमें छोटे छोटे बहुत से रसांकुर पाए जाते हैं, बहुत सी छोटी छोटी उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो जिस चीज का पाचन नहीं हुआ है उन सभी चीजों का पाचन होगा। जैसे यहाँ पर जो है सुक्रेज, लाइपेज, एमाइलेज, माल्टेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इरेप्सिन इत्यादि ये एंजाइम्स निकलते हैं और ये एंजाइम्स निकल करके सबसे पहले जो है इन चीजों का पाचन करते हैं। जैसे सुक्रोज का पाचन सुक्रेज, माल्टोस यानी कि जो है जो हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है माल्टोस उसका पाचन के लिए माल्टेस और इसी प्रकार से अन्य लाइपेज तथा इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये सब एंजाइम्स निकलते हैं। जो शाकाहारी जंतु होते हैं आप जानते हैं शाकाहारी जंतुओं की जो आहार नाल है ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनकी आहार नाल छोटी होती है क्योंकि उनको जो है पाचन क्रिया में ज्यादा समय शाकाहारी जंतुओं में ज्यादा लगता है और मांसाहारी जो जंतु होते हैं उनमें उतना विस्तार नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो है आप लोगों को हम बताएं कि जब छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है तो भोजन जब पच जाता है पूर्ण रूप से
तब इसके बाद भोजन का अवशोषण होता है। और यहाँ पर हम यदि अगला भोजन का अवशोषण जो कि छोटी आंत में होता है, छोटी आंत की संरचना ही इसी प्रकार से होती है। अवशोषण के लिए उसमें बहुत से छोटे छोटे जो है सूक्ष्मांकुर होते हैं, माइक्रोबिलाई होते हैं। साथ ही साथ उसकी अंतर जो सतह होती है वो वलयित होती है। आप देखेंगे यदि चित्र यहाँ हम आपको जो है दिखाएंगे कल उसका, तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। एक बार पुनः दिखा देंगे। तो वहाँ पर भोजन का जब अवशोषण होता है, पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है और होने के बाद फिर जो है सीधे भोजन पहुँचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन तो नहीं होता है, लेकिन कुछ खनिज पदार्थों तथा जल का अवशोषण होता है। ये जब जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण हो जाता है तब इसके बाद फिर भोजन धीरे धीरे और आगे बढ़ता है, यानी कि जो वर्ज्य पदार्थ बचते हैं वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं और इनको जो है इनका फिर बहिक्षेपण होता है। बहिक्षेपण यानी इजेशन होता है, बहिक्षेपण किया जाता है। यहाँ पर भोजन का डाइजेशन भी होता है छोटी आंत में और एब्जॉर्प्शन भी होता है। अवशोषण और पाचन दोनों यहाँ होता है। भोजन का अवशोषण एवं पाचन आप कह सकते हैं। पाचन एवं अवशोषण दोनों का कार्य यहाँ होता है, यानी एब्जॉर्प्शन भी होता है और डाइजेशन भी होता है। लेकिन जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में जो है केवल और केवल भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। और किस चीज का, जल और खनिज लवणों का। बड़ी आंत जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, है ना। लेकिन छोटी आंत जो होती है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, यानी छोटी आंत कहते हैं। तो बड़ी आंत जो होती है इसमें जब अवशोषण हो जाता है जल और खनिज लवणों का, तब इसके बाद जो शेष अपच बचता है तो उसे मल कहते हैं। और उस मल का जो है फिर जो है बड़ी आंत का जो लास्ट भाग होता है गुदा द्वार के द्वारा उसे बहिक्षेपण यानी बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकालने के बाद जो है आप जानते हैं कि जो पोषक पदार्थ हैं वो सीधे जो है रुधिर में चले जाते हैं और रुधिर से उन्हें सीधे कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। कोशिकाओं में जाते हैं तो वहां पर जो है उसका ऑक्सीकरण होता है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण के बाद जो है ऊर्जा प्राप्त होती है और यही ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। तो स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन जिसे कहते हैं, स्वांगीकरण की क्रिया। स्वांगीकरण का मतलब होता है जो छोटी आंत के द्वारा अवशोषित पोषक पदार्थ होते हैं रुधिर के माध्यम से जो है कोशिका में पहुंचते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव्य में पहुंच करके सीधे जो है ये जीव द्रव्य के निर्माण में भाग लेते हैं, जिसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण की परिभाषा ही यही है कि जो उपयोगी पोषक पदार्थ होते हैं रुधिर के माध्यम से कोशिका में पहुंच करके कोशिका द्रव्य में विलीन होना और जीव द्रव्य का निर्माण करने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। इस प्रकार से स्वांगीकरण की जब प्रक्रिया हो जाती है और हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो यही जो है पूर्ण रूप से जो है आप कह सकते हैं कि पाचन क्रिया आपकी हो गई। तो ये पाचन क्रिया जो छोटी कुल मिलाकर के जो हमारे आहार नाल में होती है उसमें जो है मैंने बताया कि पाचन की ये चरण है, यानी आहार नाल के भाग पहला मुख गुहा, फिर मुख गुहा के बाद फिर आपकी ग्रास नाल आती है, ग्रास नाल के बाद आमाशय, आमाशय के बाद अग्नाशय और अग्नाशय के बाद छोटी आंत और छोटी आंत के बाद फिर बड़ी आंत आती है। ये जो है आहार नाल के मुख्य भाग होते हैं। आज की इस वीडियो में हम केवल इतना ही आपको बताएंगे। कल हम आपको आहार नाल का चित्र और साथ ही साथ एक बार पुनः भोजन के पाचन की प्रक्रिया को समझाएंगे। नमस्कार।